जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। पूरा देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे किस चीज़ के लिए वैकेंसी अपडेट है। लगभग 2049 पोस्टों के लिए 2049 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर आता है। न्यू बिगिनरों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन हो गया, पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लू कलर पे देख लीजिएगा, www.ssc.gov.in पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन। पहले ssc.nic.in था, अब इसका वेबसाइट अपडेट कर दिया गया है। अब नया वेबसाइट क्या है इस बार से, www.worldwideweb इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया ssc.gov.in, पहले nic.in था, nic की जगह gov कर दिया। कोई इतना है नहीं। एडवर्टीज नंबर 12 है, फेज 12 के लिए है यहाँ पे 2024 के लिए सिलेक्शन पोस्ट के लिए। सबसे पहले है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च इसका लास्ट डेट है। और उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो 18 मार्च 2024 का क्या है लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 19 मार्च तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। 18 मार्च लास्ट डेट है और 19 मार्च लास्ट तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे तो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 6 मई 2024 में 6 से लेकर 8 मई 2024 में आपका इसका टेंटेटिव एग्जाम हो जाएगा। अगर आपका टोल फ्री नंबर आपको चाहिए तो अब टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया यहाँ पे 18003093 पहले यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं करता था, अब यहाँ पर हाईलाइटेड भी करने लग गया, ठीक है। समझ गए होंगे। ओनली थ्रू एप्लीकेशंस व्हिच आर सक्सेसफुली फिल्ड थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ द कमीशंस एंड फाउंड इन ऑर्डर्स शैल बी एक्सेप्टेड। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, जो चीज़ यहाँ पे कहा गया जो भी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख लिया होगा। अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे, आपके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंटों के बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे 2049 पोस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। और जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भी है रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पे किया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया में बटा है कि आपको किस बेस से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाना, उसके लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया बहुत सारे, लेकिन हम मेन पॉइंटों को हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पे कि पीडब्ल्यूबीडी का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। और देख लेते हैं उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ें, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो ये शॉर्ट की है उनके अंतर्गत पे, ठीक है ना। लो विजन संबंधी है तो VH बेस के अंतर्गत पे है। हार्ड ऑफ द हियरिंग बेस के अंतर्गत पे तो HH ऐसे इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद में नेशनलिटी की बात करेंगे तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए 1 जनवरी 1960 बेस के अंतर्गत पे, परमानेंटली जो इंडिया पे रहता है। और यहाँ पे है पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन्स हु हैव द मर्ज्ड फ्रॉम पाकिस्तान से वर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री बेस के अंतर्गत पे केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ फॉर्मुलरी बेस के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो तंजानिया बेस के अंतर्गत पे और जांजीबार संबंधी इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में जाम्बिया हो गया और मालावी हो गया, जेरे, इथोपियन और वियतनाम एटसेट्रा यहाँ पे जो इंक्लूड हो जाते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 के बेस में आपके एज लिमिट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया, फॉर द पोस्ट फॉर द एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर्स होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैज़ बी बोर्न नॉट अर्लियर देन 1999, 2/1 मतलब 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसके बाद में फॉर पोस्ट वाइज एज लिमिट 18 से 27 की बात कही गई है, जिनका जहां पर एज लिमिट 18 से 27 है तो उनके अंतर्गत पे एज लिमिट आपका 2/1/1997 से लेकर 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए। और जहां पर आपके लिए एज लिमिट 18 से लेकर थर्ड पॉइंट है फॉर द पोस्ट
व्हिच एज लिमिट 18 से लेकर 28 एज यहाँ पर कहा गया, उसका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1996 से लेकर 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए। जहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 मांगा गया है तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। जहाँ पर एज लिमिट 18 से 35 मांगी गई है 2 जनवरी 1989 से लेकर 1/1/2006 के बीच में 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। जहाँ पर 18 से 37 एज लिमिट मांगी गई है वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1987 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। और जहाँ पर 18 से लेकर 42 साल है तो 2 जनवरी 1982 से लेकर 1/1/2006 मतलब 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। और जहाँ पर आपकी एज लिमिट 20 से लेकर 25 है वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। ऐसा करके बहुत सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे इंक्लूड किया गया। जहाँ पर 25-30 है ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। आपको जो है प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का दिया जाना है, ओबीसी को 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी में 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी बेस के अंतर्गत पर 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन बेस के अंतर्गत पर 3 ईयर्स बेस है। और जैसे कि 8 नंबर का पॉइंट कहा गया डिफेंस पर्सनल जो भी है डिसेबल्स इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ, तो 3 ईयर्स का दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो 8 ईयर्स दिया जाएगा। यहाँ पर है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्स नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर्स एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज वन क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो उनको 40 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज में छूट है। और उसके बाद में इसी ईयर बेस के अंतर्गत अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो अप टू 45 ईयर्स की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए विडो हो गया, डाइवर्स्ड वुमेन हो गया। और उसके बाद में कहा गया है कि वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिज्ड बेस के अंतर्गत पे तो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज है। अगर इसी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज की बात कही गई है। नोट सेकंड फर्स्ट कहा गया एएसएम बेस इंक्लूड हो जाता है, एएसएम का एक्स सर्विसमैन होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बेस के अंतर्गत जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन संबंधी उनके लिए बात कही गई है कि क्या चीज़ यहाँ पर होना है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या प्रोविजन है, बहुत सारा नोट है। देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके इंपॉर्टेंट के लिए। वैसे तो शॉर्ट हम सब चीज़ देख रहे हैं। फॉर्म फीस इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये होता है, अगर कहीं पे प्रोवाइड नहीं होता तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि आपके लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। और कैटेगरी के अंतर्गत कोई फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं होता है, केवल जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट संबंधी बहुत सारा दिया रहता है। इंस्ट्रक्शन बेस के लिए थोड़ा सा अपडेट किया तो इसलिए हाउ टू अप्लाई की बात कही गई। जैसे कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है तो ब्लू कलर के अंतर्गत तो जो आपको दिखा है कि SSC.gov.in के जाके फॉर्म फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है कि फीस पेबल्स 100 रुपये आपका यहाँ पर फॉर्म फीस है। और कैटेगरी के अंतर्गत पे कोई भी फॉर्म फीस पे नहीं करनी है। आप 19 मार्च 2024 तक फॉर्म फीस पे कर सकते हैं और 18 मार्च 2024 इसका फॉर्म फीस पे करने का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एक डेट और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया फॉर्म फीस पे करने के लिए, बाद में करेक्शन चार्ज होता है। और उसके बाद में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपका जो भी स्टेट है, स्टेट बेस के अंतर्गत में नियरेस्ट सिटी बेस के अंतर्गत तो आपका एग्जाम सेंटर आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है। जो फर्स्ट आप चॉइस करेंगे, न्यू बिगनरों को बता रहा हूँ जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे फॉर्म फिल कर रहे वो तो इंस्ट्रक्शन शॉर्ट रूप से यहाँ पे जान लेते हैं। और बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट बटी थी ना, एक चीज़ मैंने वो बात भी नहीं करा, कहीं पे लिखा नहीं होगा या शॉर्टेज रूप से, तो मैं एक चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे वैकेंसी कितनी बटी है। तो यहाँ पे देखना अनरिजर्व के अंतर्गत पे 2000 जो भी है 2000 कितनी 49 पोस्ट हैं। 2049 पोस्टों में से लगभग कितनी है 1028 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए है। EWS के लिए 186, OBC के लिए 456, शेड्यूल कास्ट में 258, 255, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 124, टोटल कितने 249 पोस्टें यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। मैट्रिक बेस के अंतर्गत पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल 3 बेस के अंतर्गत साथ साथ में यहाँ पे इंक्लूड किया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जो प्री का पेपर होना है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होता है। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस हो गया 25 क्वेश्चन 50 मिनट और 50 मार्क्स, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल के अंतर्गत पर 25 क्वेश्चन हो गया 50 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया बेसिक नॉलेज संबंधित 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का हो गया। तो 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंतर्गत पे सॉल्व करना होता है। पर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाता है तो 0.5 मार्क्स आपका यहाँ पे कट किया जाएगा।
फिर उसके बाद में बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंतर्गत थोड़ा सा दिया गया है मैट्रिकुलेशन लेवल के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस संबंधी, जनरल अवेयरनेस संबंधी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संबंधी और इंग्लिश लैंग्वेज संबंधी थोड़ा सा टॉपिक दिया गया, आप देख लीजिएगा इसके अंतर्गत पे। अगर 10th प्लस 2 जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बटा है शायद ना, जैसे मैट्रिकुलेशन लेवल बेस के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस का ये है, जनरल अवेयरनेस बेस के अंतर्गत पे ये चीज़ें है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस प्रकार का टॉपिक है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीज़ें हो जाता है आपका जब आपका फर्स्ट सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे। 10th प्लस 2 जब हाई स्कूल लेवल बस के अंतर्गत पा जाता है तो जनरल इंटेलिजेंस के इस प्रकार के टॉपिक होंगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस प्रकार की टॉपिक आ जाएंगी। फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस की ये टॉपिक आ जाएंगी। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस संबंधी यहाँ पर आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पे क्वेश्चन है इंक्लूड हो जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे ये टॉपिक है इंक्लूड हो जाता है। थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करेंगे, वैसे तो बाद में बात हो जाता है, कोई इतना है नहीं, बस मैट्रिकुलेशन बेस के अंतर्गत पे 12th बेस में 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस के अंतर्गत पे प्री का सिलेबस क्या है हमने देखा। जनरल साइंस बेस के अंतर्गत पे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस क्या है, वैसे पूरा पॉज करके आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। आपको आईडी प्रूफ ये चीज़ आपके पास में रख लेनी है, ठीक है। कभी आने वाले समय में आने वाले समय क्या आपका जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका चेकिंग होता है, तो आईडी प्रूफ आपके पास में कुछ ना कुछ ओरिजिनल आईडी प्रूफ होनी चाहिए और वही आईडी प्रूफ होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय न्यू रजिस्टर्ड है या जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल करते हुए सावधानी बरतनी है। नहीं तो फॉर्म में अगर मिस्टेक करते हो तो एक बार में आपको, अगर आप मिस्टेक करते हो तो एक्स्ट्रा रुपये करते हैं, ठीक है। जहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस है 200 रुपये फिर 400 रुपये से बढ़ा देता है एग्जामिनर एसएससी बेस के अंतर्गत, तो इसलिए सावधानीपूर्वक आपको फॉर्म फिल करना है, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा पूरा चीज़ प्रोसीजर अच्छे से करनी है। अनरिजर्व को 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स और अदर कैटेगरी बेस के अंतर्गत पर 20% मार्क्स इसके अंतर्गत पर लेके आना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ निकल के आ रहा है। वैसे तो सॉलिड रूप से हमने बात कर ली है, लगभग 2049 पोस्टों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया था, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जैसे अगर बात करेंगे तो कैसे आपको अप्लाई करनी है, कितनी वैकेंसी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितने लेवल के अंतर्गत पे, कितने कैटेगरी के अंतर्गत पे इसकी वैकेंसी है एटसेट्रा, और किस कैटेगरी बेस के अंतर्गत फॉर्म फीस क्या होना चाहिए, कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 2049 पोस्टों के लिए फेज 12 बेस के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर अपडेट किया गया था सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस टाइम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत